सो वेलकम टू वंस अगेन गपशप विद एबीडी एम्पायर्स, मेरे अपने खुद के पॉडकास्ट में। और आज हम बात करेंगे उन चेहरों के बारे में जो कि समाज को बदलने की कोशिश करते हैं, जो कि ना किसी के लिए काम करते, जो कि हर किसी के लिए काम करते। आज हम बात करेंगे सोशल वर्कर की, जो लोगों के लिए हमेशा हाजिर होते हैं। बोल सकते हैं कि हम एक कॉल किए और बंदा हाजिर हो जाता है। तो आज हम ऐसे ही चेहरे से मुलाकात करने जा रहे हैं, हमारे बीच में जो एज ए सोशल वर्कर बोल के काम करते हैं, जिनके बारे में मैं बस इतना ही बोलूँगा कि हम उनको बहुत अच्छे से जानते हैं। आज वो मेरे साथ बैठे एज ए गेस्ट बोल के मेरे पॉडकास्ट में। रीज़न ये है कि हम उनको जानते हैं बट हम उनको पूरी तरह से नहीं जानते। हम उनको वीडियो देखते हैं, हम उनको सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, बट इस पॉडकास्ट में हम उनको पूरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। तो उनके इंट्रोडक्शन के लिए मैं बस इतना ही बोलूँगा कि आज लाइव आने की वजह क्या है आप समझ गए होंगे। मैं बात कर रहा हूँ बबलू आतिश खान की। आइए तो उनसे मिलते हैं। बबलू अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा सबसे पहला सवाल, आज लाइव आने की वजह क्या है? आज लाइव आने की वजह है अब्दुल्ला। बबलू भाई, आपको इतना बताऊंगा कि मैं तो आपका फ़ैन हूँ ही, बट मेरी तरह हज़ारों लोग आपके फ़ैन हैं, आपके वीडियो देखते हैं। मेरा एक एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। मैं आउट ऑफ इंडिया गया था, उस टाइम पे एक बंदा मेरे को मिला था वहाँ पे। भाई तेरे वीडियो तो देखता हूँ, साथ साथ में ये बंदे के भी वीडियो देखता हूँ, और उसने मुझे आपका वीडियो दिखाया था और उसने बोला कि भाई ये जो बंदे का स्टाइल है ना, आज लाइव आने की वजह वो बहुत पसंद है बोले। तो बबलू भाई, ये आपका ये जो पैच लाइन है आपकी, ये जम गई है। तो ये आई कहाँ से थे? वो तो सब अल्लाह ताला की तरफ से। मेरे अंदर जो भी है, जो भी मेरा टैलेंट है, वो गॉड गिफ्टेड है। मैं तो बोलूंगा अल्लाह ताला का स्पेशल करम है मेरे पे। आप अपना छोटा सा एक शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा पहले पूरा नाम मुज्तबा असलम आतिश खान, लोग प्यार से मेरे को बबलू बोलते हैं, बबलू आतिश खान। और मैं महाराष्ट्र रिक्शा टैक्सी चालक सेना का 1997 में दूधना का अध्यक्ष था। उसके बाद में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे काम को देखते हुए मेरी पद बढ़ते गई। आज मैं कल्याण शहर का सचिव हूं। उसके बाद में ये काम को देखते हुए जब आज से 3 साल पहले कृति समिति का गठन हुआ, उन्होंने मेरा काम देखे अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद में उन्होंने मेरे को महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, ऑटो रिक्शा टैक्सी चालक मालक संगठन संयुक्त कृति समिति का। उसकी बीच में भी आप टाइम निकालते हो। आज लाइव आने की वजह, छोटे मोटे मुद्दे लेके भी निकल जाते हो आप। मेरा कैसा सबसे पहली चीज ये है कि मेरे को किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो मेरा नंबर रखा हूँ सार्वजनिक थे, फेसबुक के ऊपर प्रोफाइल में मेरा नंबर है। अच्छा, फेसबुक के प्रोफाइल में मेरा नंबर है, वहां से लोग मेरे को कांटेक्ट करते हैं और जिसका भी कॉल आता है अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसको रिस्पांस देता हूं सामने से। कुछ सवाल है मेरे पास आपके लिए। अरे बिंदास, कोई और कुछ सवाल कुछ लोगों ने मेरे पास में दिए कि भाई ये सवाल जो है बबलू भाई से एक बार करना हमारी तरफ से। बेशक ऑडियंस है, हो सकता है उसमें से कुछ सवाल कड़वे होंगे। नहीं, कड़वे का टेंशन इतने है, आपने किताब खुल ली है। तो बबलू भाई, कभी ऐसा लगा नहीं कि ये सब चीज से यार मैं परेशान हो गया, बोर हो गया हूँ, बगैर मतलब के 100 कॉल आते, बगैर मतलब के लोगों के मगजमारी के झंझट, कभी कभी जाने के बाद में समझ में आता था ये तो एकदम ऐसे मैटर, इसके अंदर मतलब जाना बगैर मतलब के बोलते ना क्या चक्कर मारने वाले काम है। तो ऐसा कभी कभी फ्रस्ट्रेशन होता होगा ना? नहीं, फ्रस्ट्रेशन बोलो तो ऐसा हुआ कि एक इंसिडेंट मेरे साथ में ऐसा हुआ था कि एक लेडी मेरे पास आई थी। अच्छा। और वो लेडी ने मेरे को बोली थी कि बोले भाई मेरे, वो भी रमजान महीने में, अच्छा। एक दोस्त के थ्रू आई थी। अच्छा। और उसने मेरे को बोली कि बोले मेरे को एक बंदा है जो मेरे बच्ची को स्कूल में लेकर जाता था और वो मेरे को अप्रोच हुआ, आज वो मेरे को यूज कर रहा है। ओके। तो वो चीज में मैंने उसको मदद किया। वो बंदा मेरे पहचान का था, उसको बुलाया, उसको थोड़ा बहुत ऊंची आवाज में समझाया और वो बंदी निकली साइको। अच्छा। अब वो उसको तो परेशान करती थी, उठे छूटे मेरे को भी परेशान करती थी। यहां तक कि वो बंदी ने 3-4 वीडियो मेरे खिलाफ ऐसे बनाई है जिसमें मोहल्ले के भी कई लोगों का नाम लेकर गालियां तक दिए। अच्छा। बहरहाल उसके ऊपर फिर मैंने कागजी कार्रवाई किया, जो भी करने की थी मेरे से जो हो सका अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किया, लेकिन उसको उसके बाद में उसके हाल पे छोड़ दिया। ये 29 साल के अंदर ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट आपको लगा कि भाई ये करने के बाद में मेरे दिल को ऐसा लगा कि मैंने कुछ किया? एक ऐसा प्रोजेक्ट बताइए। जब उद्धव ठाकरे साहब मुख्यमंत्री बैठे, शायद 2019 की बात है और वो शायद नवंबर महीने की बात है, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छे तरीके से याद है। 9 या 10 तारीख थी, मंगल का दिन था दिसंबर का। मैं, माजी महापौर रमेश जाधव और बापगांव के जो मेरे दोस्त है फैयाज जावरे, हम लोग तीनों उद्धव साहब को मिलने के लिए गए थे। उनको जब मिलने के लिए हम लोग गए
वो टाइम पे एकनाथ शिंदे साहब भी वहां पर थे जब शिवसेना दोनों हुई थी। तो वहां पे मैंने बात किया साहब से, बोला साहब हमारे कल्याण शहर की ऐतिहासिक कल्याण शहर है और मतलब जो जूना कल्याण है उसकी बहुत हालत खराब है। तो वो टाइम पे उद्धव साहेब ने एकनाथ शिंदे साहेब को बोले यांचं काय आहे, यांचं बघून घ्या, नाही यांना जे काय असेल आपण करून टाकू। और अल्हम्दुलिल्लाह 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 कुछ महीनों के बाद में मेरे को वहां से मैसेज आता है कि 12 करोड़ 96 लाख रुपए की फाइल तुम्हारे एरिया के लिए पास हुई है। बैल बाजार सर्कल से लेकर तो नमक बंदर मस्जिद तक कंक्रीट का रास्ता बनाने के लिए। बबलू भाई, ये जो 12 करोड़ 96 लाख की जो फाइल या जो रोड है ना, ये जो रोड है ना, इसके ऊपर यकीन मानिए मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बहुत लोगों का उसके ऊपर क्लेम है। अच्छा, मेरे वजह से हुआ। अभी अल्लाह बेहतर जानता है। माजी महापौर रमेश जाधव छोटे आदमी है नहीं, उसके बाद में फैयाज जौहरे, मैं समझता हूँ पौना कल्याण पहचानता है वो बंदे को, क्योंकि किसी ऐसे बंदे की शादी में उसने खाना नहीं पकाएगा, जहां तक मैं समझता हूँ। ये अभी जो कॉर्पोरेशन के इलेक्शन गए 2026 के, सही है, तो जो कैंडिडेट्स थे उस टाइम पे मैंने जितने भी उम्मीदवार जो खड़े थे इलेक्शन में, तो मैंने पर्सनली गया था, सबको मैंने जो है अपने तरफ से फ्लावर्स दिया था कि भाई आप खड़े हो, मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं दिए थे। तो उस वक्त आप दिखे नहीं, मेरे को मालूम पड़ा कि आपने पीछे हट गए करके। ऐसा था? वो क्या मामला था? ऐसा नहीं, मामला ये था कि मतलब आप पीछे हट गए थे कि आपको पीछे हटा दिया गया था? देखो ऐसा था कि मैं उस टाइम पे ना पीछे हटा था ना पीछे हटाया गया था, मैं वो रेस में नहीं था। रेस में बोले तो वीडियो आपके काफी आए थे भाई मेरे सांगली से, सोलापुर से, कोई तो भी आपका स्पेशल फॉर्म भरने आया था। सोलापुर से बंदा आया था। बराबर। हाँ। अब लोगों ने तो यहाँ से लोकल बंदे से फॉर्म भराए थे और आपने अपनी पहुंच बताए, सोलापुर से कोई साहब को लेकर आए, आपके बेटे को लेकर गए, वहां पे फॉर्म भराए, वीडियो देखे। अरे मैं बोला भाई ये तो अलग ही चला है भाई, पावर मतलब समझ में आता क्या पावर। फॉर्म भरने के लिए सोलापुर से, बोला बंदा जीतने के बाद में मतलब सिंगापुर से लोग आएंगे दिखता रोड बनाने के लिए। अचानक में मालूम पड़ा बबलू भाई रेस में से निकल गए। ऐसा था कि नहीं प्रेशर मैं क्या बोला, मैंने खाली धतिंग किया था और धतिंग करने की वजह ऐसी थी कि मेरा बच्चा अभी 20 साल का हुआ है। हाँ। समझे, आज से 3-4 महीने 5 महीने की पहले की जो बात है, वो टाइम में बच्चा मेरा 19.5 पौने 20 साल का था, 21 साल का नहीं था। अच्छा। और मेरे को 2014 के बाद में मेरा जो बड़ा बेटा है वो 2005 का है और मेरा 2 नंबर बेटा है वो 2010 का है। अच्छा। उसके बाद में 2024 में 28 जून 2024 को अल्लाह ताला ने मेरे को बेटी दिया तीसरी। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। ये वीडियो अपने सोशल मीडिया पे डाले थे। हाँ। ये रीजन की वजह से मैं खुद खड़े नहीं हो रहा है, बट मैं अपने बेटे को खड़े कर रहा हूँ। हाँ। और मैं उम्मीद करता हूँ, आप लोगों से गुजारिश करता, रिक्वेस्ट करता हूँ, जो सपोर्ट जो प्यार आपने मुझे दिए मेरे बेटे को भी दो। हाँ। अब लोगों ने बेटे को प्यार देना भी चाहा, बाद में फिर मालूम पड़ा बेटा भी गायब बाप भी गायब। वो क्या सीन था भाई? वो सीन ऐसा था कि मेरे को एक गलतफहमी हुई थी कि 18 साल के बाद में बच्चा वोट दे सकता है तो महानगर पालिका के इलेक्शन में लड़ सकता हूँ। सीनियर आदमी गलतफहमी का शिकार कैसे हो सकता है? ऐसा है कि मैं भी इंसान हूँ और गलती इंसान से होती, फरिश्ते तो गलती करने वाले नहीं। उस पीरियड में मैं आपको बोलूँ कि एक हवा भी चली थी कि भाई बबलू भाई पे प्रेशर आया गया, बबलू भाई पे प्रेशर आया, बबलू भाई पे दबाव आया कि भाई आप बैठ जाओ। वो कहां तक सही है वो मालूम नहीं। नहीं वहां पे इसमें 0.001% की भी सच्चाई नहीं है। सच्चाई नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला का करोड़ों एहसान है, मैं डरता तो किसी के बाप को भी नहीं। एक वर्ड आपके जबान से मैं कंटिन्यू सुन रहा हूँ, धतिंग। ये धतिंग बार बार धतिंग करना, ये क्या है? वो धतिंग वाले तो ऐसा है, इलेक्शन पीरियड में भी धतिंग करना। हाँ, इलेक्शन पीरियड में धतिंग इसके लिए करने की थी क्योंकि जितने लोग खड़े थे इलेक्शन में, जितने लोग खड़े थे, मैं नहीं समझता हूं कि जितने जो खड़े थे ना उसमें से एक की भी औकात थी कि वो जीत कर आता और ये कुछ काम करता। उनमें से जो भी जीते उनके साथ में तो अभी आपके फोटो भी आ रही है, वीडियो भी आ रहा है, उनके लिए आप काम भी कर रहे हो। नहीं, उनके लिए काम, उनके लिए मतलब उनके काम को आप सपोर्ट कर रहे हो। हाँ। तो फिर अभी कैसे? देखो ऐसा है, अभी सपोर्ट करने की जो बात है, मैंने रमीज मनियार के ताल्लुक से मैं पहला बंदा पकड़ता हूं, रमीज मनियार। रमीज मनियार की मेरी कम से कम नहीं तो भी 4 से 5 साल पुरानी दोस्ती है। हम लोग कुबा होटल में खाना खाते बैठे थे और वो बात पे बात निकली
कि भाई इलेक्शन में खड़े रहने का, अम्मार था, मैं था, हम सब थे हम लोग। और वो बात के अंदर रमेश को खड़े किए। मेरे को बोले बबलू तू बच्चे को खड़े कर रहा है क्या? अरे बोला नहीं रे भाई, बच्चा छोटा है मेरा, मैं खाली बोलू धटिंग कर रहा हूँ, लोगों का खून जला रहा हूँ बोलू मैं। ये बात होने के बाद में ये हुआ। तो रमेश मनियार जो है मेरे दोस्तों में से है, इसके वजह से उसका जो काम है उसको अपन सपोर्ट करेंगे इतना, क्योंकि काम सही कर रहा है वो। बट इलेक्शन पीरियड में आपने किसी के लिए प्रचार किया अंडर द टेबल? नहीं, अंडर द टेबल एंड ओवर द टेबल ऐसा था कि मेरे को मेरे जो रिक्शा वाले जो मेरे जो सभासद थे, करीब करीब अल्हम्दुलिल्लाह अपने 8 नंबर पैनल में 1150 से 1200 मेरे रिक्शा वाले हैं। उन्होंने मेरे को सवाल पूछे कि बबलू भाई आपने को सपोर्ट किसको करने का? तो मैंने बोला देखो फिलहाल ऐसा है कि कोई अपने पास आया नहीं। अच्छा। कि भाई क्योंकि मैं जब रिक्शा यूनियन का अध्यक्ष हूं, एक रिक्शा यूनियन चला रहा हूं, मैं उपाध्यक्ष हूं समझो, मैं महाराष्ट्र प्रदेश का। सबको मालूम है कि बबलू अध्यक्ष का रिक्शा वालों का लीडर है। तो किसी ना किसी का तो काम था ना कि बबलू भाई तुम्हारे रिक्शा वाले को बोलो कि भाई हमारे को सपोर्ट करो। आपको किसी ने पूछा ही नहीं? हर किसी ने मेरे को येड़े में निकाला, तो मैं क्या को टेंशन लेता। तो इलेक्शन पीरियड में आपके बहुत वीडियो आते थे, कभी इस कैंडिडेट के ऊपर आप हल्का फुल्का ताना मारते थे, कभी किस कैंडिडेट के ऊपर हल्का फुल्का ताना मारते थे, नाम आपने कभी नहीं लिए। नहीं। तो वो आपका खुद से था क्या, या आपको मतलब कोई पीछे से देता था क्या भाई इनके बारे में बोलो, उनके बारे में बोलो? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को जिसकी जो चीज अच्छी लगती है तो मैं तारीफ करने के लिए भी सोचता नहीं हूँ, और अगर किसी की कोई चीज बुरी लगी तो मैं उसके ऊपर टिप्पणी करने को भी सोचता नहीं हूँ। यानी माशाल्लाह, मतलब ऐसा है कि वो आपका खुद का इंडिविजुअल था? अल्हम्दुलिल्लाह। यानी किसी की तरह से ऐसा रिमोट ऑपरेटिंग वाला सिस्टम नहीं था? मैं रिमोट कंट्रोल का क्या बोलते हैं गुड्डा नहीं हूं। देखो पहली चीज ये, इलेक्शन के अंदर तुमने जब नॉमिनेशन भरे तो उसके अंदर तुमने ये चीज लिखी है कि मैं 8A के लिए खड़ा हूं, 8B के लिए खड़ा हूं, 8C के लिए खड़ा हूं और 8D के लिए खड़ा हूं। तुमने तुम्हारा पैनल और वार्ड चूज किए। उसके बाद में चुनकर आने के बाद में 8A के वार्ड 8A के अंदर 8A वाला जो बंदा जिसने नॉमिनेशन भरा था उसको काम करने दो, वो काम करता है। बी वाले, सी वाले, डी वाले यहाँ पे इंटरफेयर करके मतलब नहीं आता। नहीं, इसका मतलब है कि तुमने तुम्हारे घर के गली के अंदर अंधेरा रखे हो और दूसरे के बाजू की गली में जाके उजाला करने मांगते। तो उनके गली में जो लोग हैं जिन्होंने उनको वोट दिए, ये उनका काम है ना, उनको पकड़ना, उनको बोलना, तो उनका काम भी आप ही कर रहे। भाई मेरे अगर लोगों में गट्स रहता बोलने का, हाँ, तो ये तकलीफ है वो झेलने की नौबत नहीं आती और मेरे को सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती। कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे को कुछ लोग आकर दबे अल्फाज में धमकी भी देकर जाते हैं। रमजान महीने में मेरे को एक बंदे ने बोला था बबलो तेरा तो केक काटने वाले थे। उसने एक बंदे का नाम लिया, बोले उसने वो सामने वाले को बोला कि ये नहीं वो हमारा मोहल्ले का ये है वो है। मैं उसको वो टाइम में कुछ नहीं बोला, लेकिन मैंने दिल में बोला मला भाई मैं महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, 1.5 बाय 1.5 की गली में रह के तो नहीं बना। अगर मेरा केक कटने का रहता तो मैं ताफा लेके तो घूमता नहीं हूं ना, बॉडीगार्ड लेके घूमता हूँ। मैं हूं और मेरी बाइक है। एक बार फिर से हम वलीपीर वाले रोड पे आएंगे। अभी आपने फिर से उसका जिक्र किया था क्या, 12 करोड़ 96 लाख 12 करोड़ 96 लाख का। तो बीच में एक वीडियो आई थी जिसमें मैंने देखा था कि भाई ये जो रोड बना था एल बाजार से यहां तक का नमक बंदर का जो रोड बना है वलीपीर वाला, उसके लिए कुछ लोगों ने अपने घर के जो कब्रिस्तान थे उसकी तक कुर्बानियां दी। और सुनिए, और उसी पीरियड में आपका एक वीडियो आया था, क्या बोले कब्रिस्तान हम नहीं हटाएंगे। ये क्या बात हुई? आप तो डेवलपमेंट को रोकने वाली बात कर रहे हो। डेवलपमेंट को रोकने की बात नहीं कर रहा हूं मैं। लोगों ने यहाँ पे सेक्रीफाइस किए, डेवलपमेंट की वजह से लोगों ने सेक्रीफाइस किए और आप पैर अड़ा रहे हो। नहीं, एक चीज बताता हूँ, सेक्रीफाइस करना और अपने पर्सनल दुश्मनियां निकालना वो एक अलग चीज होती है। देखिए हमको किसी से पर्सनल जाना नहीं, तो उसके सिंपल सी 2 चीजें। किसी ने बोला कि भाई हमने सेक्रीफाइस किए, कब्रिस्तान से थोड़ी जगह दे दी और रोड चली गए। अब वो जो सेक्रीफाइस जो उन्होंने किए, हाँ। अब मेरे को एक बात बताओ, कब्रिस्तान कटा, हाँ, वहां पे क्या बना? रास्ता चौड़ा हुआ? नहीं हुआ। वहां पे फुटपाथ बना और लोगों को कचरा डालने के लिए जगह हुई।
यानी तुमने मेरे को जो बंदे ने बोला था, मैं नाम नहीं लूंगा, नाम किसी के लेने की जरूरत नहीं। वो जो बंदे ने मेरे को बोला था, मेरे को ये बोला था बबलू कि मुर्दे के लिए जिंदों को तकलीफ दे रहा है। मैं बोला भाई मुर्दों ने बोले थे जिंदों को कि भाई गाड़ी खड़े करने जगह नहीं है और तू गाड़ी लाके हमारे छाती पे खड़े कर, नहीं बोले थे। और मतलब सबसे पहली जो चीज है कब्रिस्तान के ताल्लुक से, कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका 1995 में कायम हुई। आज तक कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका ने मुस्लिम समाज के लिए कल्याण वेस्ट में कब्रिस्तान के नाम पे 1 मिलीमीटर भी जगह नहीं दी है। इंच और फुट और मीटर और वो तो सब छोड़ के दो। क्यों? कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में मुस्लिम समाज जो कल्याण पश्चिम में रहता है टैक्स नहीं भरता है। तो फिर ये भेदभाव क्यों? और दूसरी चीज, ये जितने भी कब्रिस्तान है, जो कोकनी समाज के जो यहाँ के जो लोग थे, जो यहाँ के मूल निवासी, उन्होंने, ये हमारा भी जो कब्रिस्तान है, तो हमारे दादा परदादाओं ने जब खुद का घर बनाए तो उन्होंने ये सोचे कि भाई मरने के बाद में खाड़ी नजदीक है तो खटिया को बांध के खाड़ी में तो नहीं छोड़ सकते मैयत। सही है। तो कहीं ना कहीं दफन करना पड़ेगा। तो उन्होंने 20 बाय 20 की, 20 बाय 40 की, वो जो भी वो जगह लिए, सही है, और वो कब्रिस्तान के लिए बनाए। सही है। आज कई लोग ऐसे हैं जो गांव से यहाँ पर आए हैं कमाने खाने के लिए। सही है। उन्होंने एक आदमी आया था, उसने शादी किया, उसको 4 बच्चे हुए, 4 बच्चे के 64 हो गए, उनके एक फ्लैट के 11 फ्लैट हो गए। सही। लेकिन उन्होंने 10 फुट की जगह लिए कि कब्रिस्तान के लिए, कि भाई मरने के बाद में हमको दफन करने के लिए कहाँ है? ये तो तकिया कब्रिस्तान है, टेकड़ी कब्रिस्तान है, जो सार्वजनिक कब्रिस्तान है, वहां पर दफन होते हो। लेकिन उनकी भी तो जिम्मेदारी बनती है, सिर्फ कमाने का, खाने का और हर साल घूमने को जाने का। नहीं, देखिए यहाँ पे नहीं, क्या अगर मैं बोलूँ का कम्युनिटी बिलोंग करते, कोकनी कम्युनिटी से, आपके कम्युनिटी से किसने बोले क्या भाई मैंने जगह दे दिया डेवलपमेंट के लिए और आप जगह नहीं दे रहे हो? ये तो 2 खुले अलग अलग। हाँ। तो डेवलपमेंट आप नहीं चाहते हो? नहीं, हम तो डेवलपमेंट चाहते हैं। तो फिर देखो ऐसा हुआ, ये ईदगाह के पास जो दुर्गाड़ी किला जो है, हाँ, अब उसको ईदगाह, जहाँ पे ईद की नमाज होती है, जो ईदगाह की जो दीवार है वो ईदगाह ही है। सही है। हम उसको दुर्गाड़ी किला नहीं बोलते, बिल्कुल, वो ईदगाह है, ईदगाह ही है। हाँ, वहां से वो जो रोड जो बना, जो तबेला चाय, तबेला दूध, वो जो है, वो जो तबेला मरहूम गुलजार करते का जो तबेला, गुलजार करते, इरफान करते, असमत करते, इकबाल करते, उनका जो तबेला, और जो डिवाइडर जो बना है ना, डिवाइडर के करीब में था। यानी हो सकता है डिवाइडर से 1 आध फुट आगे था या डिवाइडर से 1 आध फुट पीछे था। कितने आगे तक तबेला था। 90s के दशक में वो तबेले, अगर उनके पास फोटो होंगे तो तुमको दिखेंगे। लेकिन जब 2005 का जब सैलाब आया था ना, उस दौरान, या सैलाब आने के पहले या सैलाब आने के बाद में, रोड वाइंडिंग के नाम पे, झोपड़पट्टी हटाओ के नाम पे, या पुनर्वसन के नाम पे, जो भी नाम पे, वो तबेले टूटे। आज तक उनको 1 मिलीमीटर भी जगह सरकार की तरफ से नहीं मिली। आपके एक्सपेक्टेशन ऐसे है कि अगर हम जगह देंगे कब्रिस्तान की तो रिप्लेसमेंट में आपको कुछ चाहिए। हाँ। मैंने उनको 6 ऑप्शन दिया। कितने ऑप्शन दिया? क्या थे 6 ऑप्शन? पहला ऑप्शन ये कि हमारे को 200 मीटर के रेंज में जितनी जगह हमारी कटिंग हो रही है, हाँ, उतनी जगह दो। हाँ। दूसरा ऑप्शन मैंने उनको बोला कि भाई तुम कम से कम वो कब्रिस्तान बनाओगे, मैंने उतना कटिंग करोगे, उधर तुम गटर बनाने वाले हो, वो गटर के हिस्से पे 2 से 3 टपड़ी डालने के लिए हमको परमिशन दो, ताकि वो टपड़ी डालकर उसका भाड़ा हम कब्रिस्तान के लिए यूज करेंगे, क्योंकि कब्रिस्तान में साल में 3 टाइम सफाई करना पड़ती है। अच्छा। तीसरा ऑप्शन उनको मैंने दिया कि भाई जिस तरीके से खारखंडी मस्जिद की मुतरी तोड़े थे, हाँ, और उसको अल निसार टावर में फ्लैट दिए, हाँ, अब वो बहुत से, वो खाली उतनी मुतरीत नहीं टूटी थी, बहुत से मजलिस मुशावरीन की जो प्रॉपर्टी थी, हाँ, उसके अंदर ये तोड़फोड़ हुई, तो उसके अगेंस्ट में मिली थी। हाँ। तो वो चीज को मैंने बोला कि भाई हमको कम से कम एक खोली दो, हाँ, ताकि हम उसको भाड़े पे चढ़ा के जो भी हम करके कब्रिस्तान का खर्चा, कब्रिस्तान के नाम से दो, कब्रिस्तान का खर्चा, कब्रिस्तान का हम अकाउंट बनाएंगे, सब करेंगे। फिलहाल तो कब्रिस्तान हमारा जाती है, आतिश खान खानदान उसको मेंटेन करता है। ओके। ये चीज मैंने बोला। उसके बाद में मैंने उनको बोला नहीं तो कम से कम साल में 3 टाइम कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका अपने खर्चे से कब्रिस्तान साफ करके दे। उसके बाद में मैंने बोला नहीं
तो आतिश खान खानदान का कोई एक बंदा कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में परमानेंट बेसिस पे नौकरी पे लगाओ। क्यों? आतिश खान खानदान में बच्चे पढ़े लिखे नहीं है। तो ये सब बातें करने के बाद में बाकायदा ऑन पेपर पे लेटर दिया हूं मैंने। क्या हुआ फाइनल? कोई जवाब नहीं। रिसेंटली आपका एक वीडियो आया है तबेले को लेकर। हाँ, तबेले को लेकर। हाँ, आपने एकदम एग्रेसिव मोड में मैंने वीडियो बनाया बनाया। हाँ, तो वो मतलब आपका खुद का था या मतलब आपने किसने देखो ऐसा है लगा दिया? नहीं, मैं उस वक्त तबेला चाय पे बैठा था और मेरे को बोला गया कि बोले भाई तबेले के ऊपर बवाल आ रहा है। मतलब तबेले कितने? मेरा एक भी तबेला नहीं, मेरी भैंस भी नहीं। तो फिर आपको क्या टेंशन? भाई कल्याण शहर जो है ऐतिहासिक शहर है और उसकी जो पहचान में से उसकी कुछ स्पेशलिटी है। स्पेशलिटी के अंदर एक स्पेशलिटी ऐसी है कि दूध नाका, जहां पर दूध बिकता है, सिर्फ पार्टी नहीं लगी लिए कि दूध नाका, वहां पर दूध बिकता है और वो दूध इतना प्योर है। हालांकि उसके अंदर कुछ लोगों ने मिलावट की है, उनके ऊपर कार्रवाई हुई, वो एक पार्ट अलग, वो एक पार्ट अलग। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन दूध नाका जो है प्योर दूध के लिए जाना जाता है। जिस तरीके से तुम दूध नाके पे से दूध लोगे, मैं गारंटी देता हूं दूध नाके के तबेले का दूध अगर तुम लेते हो और 1 लीटर दूध तुमने लिए तो उसमें 220 ग्राम मावा नहीं निकलेगा तो मेरे को बोलो। 100% कल्याण प्योर दूध। कल्याण का एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है दूध नाका, जस्ट बिकॉज ऑफ प्योर मिल्क। प्योर दूध 100%। अब उसके बाद में अगर लोग बोलेंगे कि भाई तबेला हटाओ, बट इसके पहले भी लोग निकले, सुनो ना, निकले नहीं निकले। 95 में जब शिवसेना की सत्ता थी, हाँ, शाबिर भाई शेख मरहूम वो कामगार मंत्री थे, वो टाइम पे भी तबेले का मुद्दा उठा था। उसके बाद में वो रफा दफा हो गया। अभी वापस से मुद्दा उठा। अब ये मुद्दा उठने के बाद में मेरा एक ही बोलना है कि भाई कल्याण में तबेले पहले थे। कल्याण में तबेलों का जो गोबर जो नाले में से बह के जाता है, वो नाले के ऊपर तुमने घर बनाए, तो तबेले पुराने हैं। उनके जो नाले पे तुमने जो इलीगल घर बनाए, उनके नाले पे जो तुमने इलीगल घर बनाए, वो किसकी छत्र छाया में बनाए, किसके परमिशन से बनाए? बट मैं कहता ये जो इशू है, ये जो ये आया कैसे? ये ऐसा है कि किसी को कुछ काम धंधे नहीं है तो बैठे बैठे कांडी करने की वजह। हाँ, कैसा कुछ लोगों की फितरत रहती है कि भानगढ़ लाऊं तमाशे बगनारे। डेवलपमेंट, तुमको एक बात बताता हूं, डेवलपमेंट को मैं कभी भी सपोर्ट करूंगा, तो लेकिन डेवलपमेंट भी तरीके से होना चाहिए ना। तो इस चीज को लेकर आप क्वेश्चन कीजिए ना। तबेले जो हटाने की बात कर रहे हैं, इस चीज को लेकर आप क्वेश्चन करना चाहिए। भाई हमको पहले जगह दो, फिर उसके बाद में हटाने की बात करो। अभी जिन्होंने बोलते कि जिसके घर इलीगल है उसके घर तोड़ो। अभी जिस तरीके से अभी एक ऐसा है, जो लोगों ने तबेलों के ऊपर ऑब्जेक्शन लिए हैं, कुछ लोग हैं, मतलब कुछ लोग हैं जिन्होंने तबेलों के ऊपर ऑब्जेक्शन लिए, मैं समझता हूं उनकी फैमिली की जिंदगी गई है तबेलों में काम करते करते। उनके फैमिली के लोगों की जिंदगी गई है तबेलों में काम करते करते। लेकिन कैसा हो गया, आज हमने धंधा चेंज कर दिए, हमारे पास थोड़ा सा पैसा जमा हुआ, तो उसके हिसाब से आज हम आसमान पे थूकने के लिए लगे। वो चीज हम भूल गए जहां से हमारी शुरुआत हुई थी। मेरा ना तबेला है, ना मेरी भैंस है, और ना मैं किसी तबेले वाले के फेवर में बोल रहा हूं। मैं हकीकत बयान कर रहा हूं जो कड़वी है। रिक्शा और ये टैक्सी की जो बेचारे गाड़ी जो चलाते हैं, मराठी को लेके उनके ऊपर बहुत बड़ा एक प्रेशर आया है। ये बात आपको भी पता है, हम सबको पता है क्या प्रेशर कौन से लेवल का है ना? तो उसके ऊपर क्या है आपका एक्शन प्लान, क्या है? अभी जो हॉट टॉपिक है, ये हॉट टॉपिक का सिर्फ ये मसला है कि ये जब 2014 में परमिट वापस से चालू हुआ, 1997 में परमिट बंद हुए थे, 2014 में वापस से परमिट चालू हुए। परमिट चालू होने के बाद में पहले इन्होंने लॉटरी सिस्टम निकाले, उसके बाद में हर किसी को देना चालू किया। वो टाइम पे क्या ये सोए हुए थे, मराठी भाषा को भूल चुके थे? क्योंकि ये मुद्दा तो पहले का है, 2008-9 का मुद्दा है। 2014 में परमिट चालू हुए, वो टाइम पे 15,500 रुपए रिक्शा वालों के लिए डीडी था,
जो डेप्यूटी आरटीओ कल्याण के नाम से डीडी लिया जाता था और टैक्सी वालों के लिए 25,500। वो टाइम पे ये मराठी भाषा भूल गए थे? इनको सिर्फ पैसे लेने के थे, इसके हिसाब से सब चलने तो था क्या? ये मेरी बात है और ये बात गलत नहीं है। अगर गलत हुई तो इन्होंने मेरे ऊपर केस करना। नहीं ठीक है, बट अभी देखिए ये तो नियम लागू होने वाला है 4 तारीख से, तो उसके ऊपर आपका एक्शन प्लान क्या है? 5 तारीख को अगर रिक्शा वालों को रोक दिया गया तो आप क्या करेंगे? देखो, 4 तारीख को अगर ये करते हैं तो अगर रिक्शा, मैं नहीं समझता हूं कि इतना बड़ा कदम इतने जल्दी उठाएंगे। इन केस 99.9% तो मैं बोलता ऐसा नहीं होना चाहिए, बट फिर भी 1% अगर हो गया तो आप क्या करेंगे? जितने भी जो लोग हैं जिनको मराठी नहीं आती और यहाँ के मूल निवासी है, हाँ, उनके अगर ये परमिट कैंसिल करने की बात करते हैं ना, तो हम हमारे बाल बच्चों को ले जाके इनके घरों पे बैठेंगे कि भाई अभी हमको पाल। आपका जो 4 तारीख का जो आंदोलन है, परमिशन आपके लगभग आ चुकी है? हाँ, परमिशन बोल तो ऐसा है कि आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में हमने लेटर दिए, उनकी ओसी हमारे को मिल चुकी है। कितने लोग हैं इसमें आपके साथ? मैक्सिमम 5। मैक्सिमम 5? हाँ, मैक्सिमम 5। क्योंकि कैसा है, मैं ये सब मामलों के अंदर, जैसा मैं बोलता हूँ कि मैं मोहल्ले के अंदर, मेरी जो पर्सनल लाइफ के अंदर मैं हंसी मजाक धटिंग करता हूँ, बाकी ये जो मुद्दे हैं जिसकी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है, उसके अंदर मैं धटिंग नहीं करता हूं। तो उसके हिसाब से मैक्सिमम 5 लोग रहेंगे जो आजाद मैदान में बैठेंगे, खाएंगे पिएंगे, आमरण उपोषण नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, बैठेंगे, खाएंगे पिएंगे, हमारा मुद्दा रखेंगे। मेरे को जहां तक उम्मीद है, आजाद मैदान पुलिस स्टेशन से बंदे आएंगे, हमारी मालूमात लेंगे, हमारे जो लेटर्स रहेंगे कंसर्न डिपार्टमेंट में, वो हमारी मीटिंग लगाएंगे और इंशाल्लाह दोपहर में 2, 2:30, 3 बजे के आसपास में हमारे को गाड़ी में बिठाकर लेकर जाएंगे और वो हमारे मुद्दों के ऊपर वहां पर सुनवाई होंगी और इंशाल्लाह हमारा मुद्दा वहां पर, मसला जो है सॉल्व हो जाएगा। इंशाल्लाह मैं दुआ यही करता हूँ कि आपके मसले सॉल्व हो जाए। दुआ ये भी करता हूँ कि अल्लाह आपको तंदुरुस्ती से नवाजे और आपकी जो स्टाइल है बात करने की, आपका जो तरीका है वीडियो बनाने का, उसको ऐसी मेंटेन रखें। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ये अपना प्योर पॉडकास्ट था, इसमें पर्सनल कुछ नहीं था। आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैं मैसेज इतना दूंगा कि भाई जो भी है जिंदगी में वो करो जो तुमको खुशी देता है, जिससे तुम सेटिस्फाई हो और जो संविधान के दायरे में रहकर होना चाहिए। क्यों? कि तुमको तुम्हारी जिंदगी जीने का है, तुम किसी को खुश करने के लिए या किसी का मनोरंजन करने के लिए पैदा नहीं हुए हो। तो गाइस देखिए, ये थे बबलू आतिश खान, जिनको हम बबलू भाई के नाम से जानते हैं और इनके हर एक वीडियो को हम लोग देखते हैं और मैं तो पर्सनली उनके हर एक वीडियो को देखता हूं और काफी मजा आता है। इससे ज्यादा मजा मेरे को आज आई है बबलू भाई को समझने में कि ही इज अ वेरी जेन्युइन गाई और काफी अच्छा लगा। उनका नॉलेज काफी अच्छा है एंड ही इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल गाई। उनके पास इतनी बड़ी टीम है भाई, ऑटो रिक्शा और 1 में टैक्सी, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जबकि मेरे को बहुत सारी चीजें उनके बारे में पता नहीं थी और आज पता चली। खैर, मिलते हैं अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में किसी और एक इंटरेस्टिंग गेस्ट के साथ में, जिसको सुनने में हमको मजा आएगा। और एंजॉय कीजिए मेरे पॉडकास्ट को। थैंक यू सो मच एंड प्लीज कीप वॉचिंग गपशप विद एबीडी एम्पायर।